हाँ जी 11th क्लास, वेलकम अगेन। तो बेटा एक बहुत बड़ी यूनिट काइनेमेटिक्स जिसको करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, उसको करने के बाद आज फिर हम अपनी अगली स्टेज यानी न्यू चैप्टर तक। तो अपना बेटा न्यू चैप्टर है फोर्स। ओके, पूरा नाम इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि बेटा आपको पहले भी बताया कि जो आपका 11th क्लास का सिलेबस है ना, वो 9th क्लास के साथ रिलेट करता है। अब 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था मोशन, यहां पे भी मोशन आ गया इन डिटेल। अब फोर्स वाला चैप्टर देखो 9th में भी पढ़ा हुआ है, यहां पे भी फोर्स आ गया, और वो बस फर्क ये पड़ेगा यहां पे थोड़ा फुल डिटेल आ जाएगा, तो लेवल बढ़ेगा। ऑलमोस्ट चैप्टर्स कुछ एडिशंस के साथ जो आपने 9th क्लास में पढ़े होते हैं ना, वो चैप्टर्स 11th में डिटेल में आते हैं, और जो आपने 10th में पढ़े होंगे वो फिर 12th क्लास में डिटेल में आएंगे। तो जैसा कि आपने मोशन भी पढ़ा हुआ था 11th में आ गया, अब फोर्स भी आपने पहले पढ़ रखा है बेटा, छोटी मोटी बातें आ गया। यार मोशन स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था यार 11th क्लास में हो, लेकिन हम नहीं मानते कि आपने 9th में कुछ पढ़ा होगा, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसी फोर्स में भी जो चीजें आपने पढ़ी होंगी ना पहले, बच्चों वाली लगेंगी स्टार्टिंग में, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अब न्यू चैप्टर फोर्स। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ होगा। अगर हम इसको डील करेंगे ना, डील, तो हम फोर्स के जैसे अब काइनेमेटिक्स था आपका, उसके कई पार्ट्स थे। एक था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक था मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को तो हमने कंटिन्यूटी में कर दिया। मोशन इन अ प्लेन जो था उसको हमने दो पार्ट में किया था, एक पार्ट वेक्टर्स, एक पार्ट प्रोजेक्टाइल। फोर्स वाला जो चैप्टर है वो वैसे बुक्स में ही उसकी क्लासिफिकेशन दे रखी होगी। ये दो पार्ट में जाएगा बेटा, नई नई चीजें आएंगी सीखने के लिए। जैसे कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम डील करेंगे लॉज ऑफ मोशन से बेटा। ओके जी। और जो आपका सेकेंड पार्ट रहेगा इसमें हम डील करेंगे फ्रिक्शन से। जैसे आपको पता ही है फ्रिक्शन इज ऑल्सो फोर्स, तो इन सेकेंड पार्ट वी विल डील विद फ्रिक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में डील करेंगे लॉज ऑफ मोशन से, और सेकेंड पार्ट में वी विल डील विद फ्रिक्शन। पेन हल्का चल रहा है भाई। फ्रिक्शन। ओके, तो अभी फिलहाल जो हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया इसका, वो किया है लॉज ऑफ मोशन। पूरा अगर मैं नाम लिखता तो मैं लिखता फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट पार्ट में जब हम पढ़ चुके होंगे ना फोर्स के बारे में काफी कुछ, देन वी विल गो फॉर फ्रिक्शन। टाइम लगेगा, नई चीजें भी बहुत सीखने के लिए आपके पास आएंगी जी। तो अगर बेटा हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कहीं से फोर्स ही करनी पड़ेगी ना। तो पहली बात वही फोर्स। तो पहला सवाल, व्हाट इज फोर्स? तो भाई छोटी क्लास वाली बात बेटा, अब फोर्स तो फोर्स ही रहेगा ना। हम 9th क्लास में उसकी जो डेफिनेशन थी फोर्स की, वो 11th क्लास में चेंज होकर कुछ और थोड़ी बन जाएगी। फोर्स की डेफिनेशन बेसिक वही रहेगी जैसा कि आप लोग 9th क्लास में या उससे पहले भी छोटी क्लास में भी फोर्स पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ते थे कि फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल वही बात, व्हाट इज फोर्स? बेसिकली इट इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब भाई इतना समझ लो कि दुनिया में जब भी कभी फोर्स लगेगा, या तो किस टाइप का होगा, पुश टाइप, या किस टाइप का होगा, पुल टाइप है। पुश पुल ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो पता ही आपको। पुश मतलब धक्का मारना, अपने से आवे वाली साइड पे फोर्स लगाना। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, चाहे आप पुल कर रहे हो चाहे आप पुश कर रहे हो, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो ये छोटी सी बात पता ही है आपको, पुश और पुल। उसके अलावा बेटा आपने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या क्या कर सकते हैं। 9th क्लास वाली बातें पहले डील कर लेते हैं। यानी कि
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो एक बात आपने पढ़ी होगी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब बेटा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स कैन, पढ़ा होगा जी आपने, इट कैन चेंज स्पीड, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है। इट कैन चेंज स्पीड, जो चीज रेस्ट पे पड़ी है उसको यार मोशन में फोर्स के कारण लाया जा सकता है, जो मोशन में उस पर फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे लाया जा सकता है। स्पीड कम की जा सकती है, स्पीड ज्यादा की जा सकती है। इट कैन चेंज डायरेक्शन, है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा, इट कैन चेंज डायरेक्शन। उसके अलावा इट कैन चेंज शेप आल्सो, तो फोर्स लगाकर शेप में भी चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सही है, सब कुछ ओके। अब उसके अलावा बेटा जी फोर्स पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होने से क्या हो गया, हम कह देंगे इट कैन बी मेजर्ड। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इट कैन बी मेजर्ड भाई। इफ इट कैन बी मेजर्ड इट शुड हैव सम यूनिट एंड डायमेंशंस। अगर इसको मेजर किया जा सकता है तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट और कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होनी चाहिए। इट शुड हैव सम यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके जी, अब यूनिट की बात ही कर लो फिर। फोर्स जो कि बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट की बात कर रहे हैं। फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। इट शुड हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर हम बात कर रहे थे इसकी बेटा यूनिट की, तो यूनिट के बारे में कहते हैं इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन। ये हमारे न्यूटन बाबा जी के नाम पर पड़ी है, ऐसा यूनिट न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को हम बाबा जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई अब 9th क्लास के बाद ही जब फिजिक्स पढ़नी शुरू कर दे, उससे पहले तो चलो साइंस ही थी, जब फिजिक्स पढ़नी शुरू कर दे तो फिजिक्स वालों के लिए वो 2-4 वो भगवान है जिनको अब गुरु मानना पड़ेगा। अब उनमें से सबसे मेन जो है वो क्या है, हमारे न्यूटन बाबा जी हैं। तो न्यूटन बाबा जी के नाम पर फोर्स की क्या पड़ी है, यूनिट पड़ी है। और भी बाबे हैं, फिलहाल तो न्यूटन जी की बात आ रही है। तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन, इसाक न्यूटन, वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, वही जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद आ गया। तो ऐसा यूनिट न्यूटन। ऐसी इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है, इट इज डाइन। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे वैसे ही है, इट इज डाइन, DYNE। याद रखना, न्यूटन एक बड़ी यूनिट है, डाइन एक छोटी यूनिट है। एक न्यूटन में 10⁵ डायन आएंगे, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 1 लाख डायन। ओके, एक न्यूटन कितनी डायन, 1 लाख डायन। कई बच्चे कहते होते हैं न्यूटन ने इतने लॉ दे दिए, बड़ा तंग करता है, सारे लॉज दे के चले गया पढ़ने, हम लोगों को पढ़ते हैं तो न्यूटन को अच्छा नहीं मानते स्टूडेंट लोग। कई बार वो कहते हैं 1 लाख डायन मरी होंगी तब न्यूटन पैदा हुआ होगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डायन। वैसे इसको डायन नहीं बोलना, क्या बोलना है, डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डायन्स। तो ये यूनिट की बात होगी। बेटा इसकी डायमेंशन वो हमने पहले पढ़ रखी है, डायमेंशन याद की होगी जब डायमेंशन वाला चैप्टर आया होगा।
तो इसकी डायमेंशन m l t-2 नहीं याद तो अपने आप बन जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ओके, तो फोर्स पुश और पुल है, क्या कर सकता है। उसके अलावा इसकी यूनिट की बात, इसकी दो स्पेशल यूनिट है, ग्रेविटेशन यूनिट जिसको बोलते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले एक बार जरा फोर्स की टाइप्स भी देखें जरा। अब टाइप्स इसकी बहुत वैरायटी है यार, फोर्स की अगर आप टाइप्स की बात करते हो तो इसको कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, कई इसकी वैरायटीज हैं। जैसे सबसे बेसिकली मैं देखूं तो मैं तो बांटता हूं सबसे पहले फोर्स को दो टाइप्स में, एक जिसको मैं कहता हूं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा जिसको मैं कहता हूं फील्ड फोर्सेस। एक हो जाएंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे कौन से हो जाएंगे फील्ड फोर्सेस जी। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जो फोर्स लगाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत है, बिना कॉन्टैक्ट के वो फोर्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने किसी चीज को खींचना है, यानी मैंने उस पर मस्कुलर फोर्स लगाया, अपनी मसल्स का फोर्स लगाया, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है, उसके साथ कॉन्टैक्ट जरूरी है। कॉन्टैक्ट में आएगा वो मेरे, तभी उसको खींचूंगा ना, तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स है, दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। हम चल रहे हैं तो हमारा जो शूज है उसके सरफेस और रोड के सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है, तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है। हवा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो सकता। ऐसी और भी कई सिचुएशंस हैं। मैंने क्या लिखा, मस्कुलर फोर्स दे दिया एग्जांपल, एक क्या दे दिया फ्रिक्शनल फोर्स, और भी कई हो सकते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें कांटेक्ट जरूरी है वो कौन से हो गए यार तुम्हारे कांटेक्ट फोर्सेस। अब ऐसे ना एक फील्ड फोर्सेस होते हैं, फील्ड में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, दूर से फोर्स लगा देते हैं, दूर से जादू वाला फोर्स। अब जादू वाले फोर्सेस में एक सबसे मेन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स जी। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये फील्ड फोर्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ता हूं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, उसने लगा देना है। हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर है, कांटेक्ट में है, तब तो लग ही रही है ग्रेविटेशन। लेकिन अगर हम एक बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से छलांग मार दें, हवा में हो, हवा में, तो कांटेक्ट नहीं है, अर्थ के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है। दैट मीन्स अर्थ के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो गया हुआ है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं फील्ड फोर्स। नो नीड ऑफ कांटेक्ट, दूर से लग जाएगा यार। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, दो मैग्नेट्स हैं, वो एक दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट या दूर से ही रिपेल कर देते हैं, क्योंकि एक मैग्नेट जो है उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अर्थ के आसपास या किसी भी बड़े मास के आसपास उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो भी उसके फील्ड में आएगा उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बेटा चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर दूर से ही फोर्स लगा देते हैं, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दूर से रिपेल करता है कि जा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को दूर से ही अट्रैक्ट करता है कि आ जा।
अब कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा उसके आसपास भी एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको फील्ड फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण भी एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे के सारे कांटेक्ट की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ जिस पे फोर्स लगाना है, ये दूर से फोर्स लगा देते हैं। तो फील्ड फोर्सेस में कौन सा आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, या फिर मैग्नेटिक फोर्स आ गया, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो बेटा फोर्स की बात करो तो एक तो ये कैटेगराइजेशन है, कांटेक्ट फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस। उसके अलावा बेटा फोर्स को कई और नामों से हम इस चैप्टर में बुलाते रहेंगे या बुलाया जाता है कई नामों से। अब जैसे फोर्स की बात करें तो कई प्यारे प्यारे नाम फोर्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हमने वर्ड यूज किया है एक्शन या रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन भी बेटा फोर्सेस है। जो फोर्स पहले लग गया वो एक्शन हुआ, जो उसके रिजल्ट में लगा वो रिएक्शन हो गया, तो एक्शन रिएक्शन। उसके अलावा फोर्स को फोर्स तो चलो कहते हैं, ये डिफरेंट नेम्स की बात हो रही है। एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया। उसके अलावा एक वर्ड यूज होगा वेट बेटा। नाउ वेट इज आल्सो अ फोर्स, वेट इज आल्सो अ फोर्स। वेट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, या इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वेट भी एक फोर्स है। उसके अलावा जो हम यूज करेंगे, एक टर्म आएगी बार बार, टेंशन वर्ड आएगा बेटा, एक वर्ड आएगा बार बार टेंशन। तो व्हाट इज टेंशन? इट इज आल्सो फोर्स। एक कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, ओके। ये अभी ढीली सी पड़ी हुई है, एक हल्के सा धागा है, उसको ऐसे लटका रखा है, तो ऐसे उड़ता रहेगा हवा से, इधर चला मैं उधर चला, ये हवा में उड़ता रहेगा। लेकिन अगर इस पे नीचे से पकड़ के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा दिया जाए, फोर्स लगा दिया जाए, तो ये इधर चला उधर चला नहीं कर पाएगा। अगर इसको नीचे से खींचे तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच, एंड सीधा हो जाएगा, सीधा स्ट्रेच हो जाएगा। अब बेटा जब ये स्ट्रेच हो गया तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है जिसके कारण ये स्ट्रेच है, जिसको हम क्या बोला करेंगे? टेंशन बोला करेंगे। जिसको हम क्या बोला करेंगे जी? टेंशन बोला करेंगे। तो और भी कई टर्म्स आएंगी, नॉर्मल रिएक्शन, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। फिर वही बात, एक ही बार में सारा मैं बताते नहीं हूं, क्योंकि फिर याद बात तो वो रहता नहीं है। मौके के हिसाब से धीरे धीरे आएंगी जो टर्म्स, वो बढ़िया से आपको याद बात भी रहेंगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जी। ओके बेटा, तो एक बात फिर हम कर रहे थे फोर्स की टाइप्स वगैरह, ये छोटी मोटी बातें होने के बाद एक बात मैंने और बोला था करने के लिए कि हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब ये ध्यान से देखना यार, ये नई बात है, ये नहीं आपने पढ़ी होंगी पहले कि ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, यहां ध्यान देना जी, ये नहीं पहले आपने किया हुआ। फोर्स की ना दो स्पेशल यूनिट यूज होती है यार, जिसको ग्रेविटेशन यूनिट्स कहते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। एक जिसको बोला जाता है
किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स बेटा, आल्सो नोन एज केजीएफ। ओके, किलोग्राम फोर्स यानी कि केजीएफ, ये ऐसे सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। ओके, अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स में ही एक ऐसे सिस्टम में आ गई, वो हो गई केजीएफ, और दूसरी होती है फिर सीजीएस सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं ग्राम फोर्स यानी कि जीएफ। याद रखो, केजीएफ एंड जीएफ, किलोग्राम फोर्स एंड, भैया जीएफ का मतलब यहां पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जीएफ मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं लेके जानी भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। किलोग्राम फोर्स यानी केजीएफ, ग्राम फोर्स यानी जीएफ। अब ध्यान देना, इसका कंसेप्ट क्या है। 1 केजीएफ यानी 1 किलोग्राम फोर्स, यार फोर्स की यूनिट है ना। अब फोर्स की जो कॉमन वाली यूनिट है वो न्यूटन है, तो न्यूटन और इसके बीच में रिलेशन भी होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। याद रखना, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और ऐसे ही 1 ग्राम फोर्स, ये भी तो फोर्स की यूनिट है, इसको भी नॉर्मल यूनिट्स में पता होना चाहिए। अब देखो, ये सीजीएस यूनिट है, वैसे सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन है। ये एसआई यूनिट है, वैसे क्या होती है, न्यूटन होती है। तो केजीएफ न्यूटन के बीच में ये रिलेशन, और ग्राम फोर्स और डायन्स के बीच में क्या रिलेशन है कि 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डायन्स। याद रखना यार, मैंने बोला था 9th क्लास वाले कंसेप्ट से शुरू करेंगे। अब ये थोड़ी बोला था 9th क्लास वाले कंसेप्ट पे रहेंगे, आगे तो बढ़ने पड़ेगा। तो ये नई वाली बात है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डायन्स। याद रखना है। अब इसका मीनिंग क्या बेटा, ये ग्राम फोर्स और जो जीएफ और केजीएफ है ना, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स स्पेशली यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट। कहां काम आती है, वेट को मेजर करने के काम आती है। ओके, अच्छा यहां पे एक और चीज कर सकते हो, अगर इसको न्यूटन में लेकर जाना हो तो हमने बताया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। तो 1 डायन इक्वल टू क्या बनेगा, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए जी। फर्स्ट लेक्चर है ये, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस फोर्थ चैप्टर। अब फर्स्ट लेक्चर में बहुत सी बेसिक्स ही आनी है, बेसिक्स बातें ही आनी है। तो बेसिक्स क्लियर करो, फिर आगे चलकर तो बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन पहले लेक्चर में बेसिक्स है, बेसिक्स। तो हर एक चीज एंड क्लियर होनी चाहिए, जैसे डायन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और न्यूटन को डायन में कैसे करते हैं। तो 1 डायन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, तो 980 डायन इक्वल टू 980 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो बेटा किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अच्छा, ये 980 का भी क्या कंसेप्ट है, ये भी पहले समझ लो कि अब 980 का क्या चक्कर है। बेटा जो जी होता है ना, जी पढ़ा होगा 9th क्लास में, छोटा जी क्या होती थी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार, छोटी छोटी बातें देखनी है पहले तो ये जो छोटा जी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यार वैल्यू तुमने पढ़ी हुई है 9.8। 10 ले लो जी, बहुत क्वेश्चन किए होंगे 9th क्लास में कि जी की वैल्यू कितनी ले ले सर, 10 ले ले, 10 ले ले, 10 ले ले। सब बच्चा यही बोलता रहता है, मैडम जी की वैल्यू 10 रख ले, मैडम जी की वैल्यू 10 लेनी है कि नहीं लेनी है। तो वही जी है ये, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है और जिसकी वैल्यू को आप 10 भी यूज करते रहते हो, ये छोटा जी है वही वाला।
ग्रेविटेशन वाला, पूरा नाम इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो छोटा जी है भाई, इसकी वैल्यू 9.8 है, ये है क्या? बेसिकली एक्सेलरेशन है ना, तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होती है 9.8 और इसकी ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ये तो ऐसे ही सिस्टम है ना, मुझे जी की वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम चाहिए। ध्यान देना, अब पता होता है कई बार पता ही नहीं होता कि जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या है जी। तो अगर बेटा मुझे जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करूंगा मैं। सीजीएस सिस्टम में 9.8 तो है ही। मीटर को जब मैं सीजीएस यानी सेंटीमीटर, मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 सेंटीमीटर आएगा। नीचे सेकंड का स्क्वायर है। ओके, अब सेकंड को तो सेकंड में कन्वर्ट, देखो ऐसे ही सिस्टम में भी टाइम की यूनिट सेकंड रखते हैं, और सीजीएस ऐसे ही में भी टाइम की यूनिट सेकंड है। सीजीएस का मतलब है सेंटीग्राम ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम को एसआई को एमकेएस भी कहते हैं। इसमें लेंथ मीटर में होती है, इसमें लेंथ सेंटीमीटर में होती है, इसमें मास केजी में होता है, इसमें मास ग्राम्स में होता है, लेकिन टाइम इसमें भी सेकंड्स में होता है, टाइम इसमें भी सेकंड्स में होता है। तो आप ऐसे ही से अगर सीजीएस में जा रहे हैं तो टाइम को तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो वही सेकंड ही है। तो यहां से बेटा जी क्या पता लगता है, 9.8 इंटू 100 कर दो, 980 आ जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अगर जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप एसआई सिस्टम में रख रहे हो, एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड सिस्टम यूज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी है? कोई शक नहीं 9.8 ही है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कभी कभी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज हो जाती है, अगर सब कुछ किस में दे रखा हो, सीजीएस सिस्टम में दे रखा हो। तो जी की वैल्यू 9.8 भी है, 980 भी है, यूनिट का फर्क है। ओके, वापस आओ ग्रेविटेशनल यूनिट पे। ग्रेविटेशनल यूनिट में जो हम बात कर रहे हैं उसमें बात ये है कि 1 kgf 9.8 न्यूटन है, 1 ग्राफ 980 डायन है। अब इसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि मैंने बोला इट इज ए स्पेशल यूनिट यूज टू मेजर वेट। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए वेट क्या चीज है। वेट बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वेट इज द फोर्स exerted by earth on any object towards its center. Weight is the force exerted by earth on any object towards its center. ये है धरती माता और ये है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में लटका या सरफेस पे पड़ा है, जैसे मर्जी लगा लो धरती के आसपास। तो धरती माता इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। माता के साथ तो अट्रैक्शन होती है ना, तो अट्रैक्ट करती है मतलब इस पे फोर्स लगाती है। फोर्स का फार्मूला होता है m इंटू ए। एम हो गया मास, ए हो गई एक्सेलरेशन। लेकिन हमने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी धरती माता की एक्सेलरेशन कितनी होती है? जी होती है। इसलिए यहां पे मैंने क्या लगा दिया? जी लगा दिया। अब ये हो गया m इंटू जी। अब बेटा जी ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द, अगर यहां पे a लगाओ, बस a लगाओ, तो वो कोई भी फोर्स हो सकता है। लेकिन बेटा यहां पे अगर g लग गया तो ये कौन सा फोर्स है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ है। तो ये कौन सा वाला फोर्स हो गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो आई मीन टू से कि वेट का फार्मूला हमेशा क्या लगेगा? m इंटू जी लगेगा। वेट है फोर्स ही, वेट का फार्मूला क्या होगा? m इंटू जी होगा। वेट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, तो वेट की एक्सप्रेशन क्या आ गई, F इज इक्वल टू m इंटू जी। अब अगली बात पे आओ। अगली बात ये है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। एक ऑब्जेक्ट है जी जिसका मास कितना है, 1 kg। मैंने बोला इसका वेट बताओ, तो हमने वेट निकाल लिया। वेट का फार्मूला है m इंटू जी, मास था उसका 1, जी की वैल्यू होती है 9.8, आंसर आ गया 9.8। ऐसा ही सिस्टम यूज किया था तो आंसर क्या आ गया, 9.8 न्यूटन आ गया। आंसर आ गया 9. तो एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 1 kg, तो उसका वेट कितना आया, 9.8 न्यूटन आ गया। ध्यान देना। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, तो उसका वेट कितना आएगा, मास की जगह 2 भरूंगा और जी की जगह 9.8 भर दूंगा, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 9.8 न्यूटन। ऐसे ही अगर किसी का मास 3 kg है तो उसका वेट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 9.8 न्यूटन। 4 kg है तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9.8 न्यूटन। तो फिर से देखो, जिसका मास 1 kg था उसका वेट आ रहा है 9.8 न्यूटन, जिसका मास 2 था 2 इंटू 9.8, 3 वाले का कितना आएगा, 3 इंटू 9.8 न्यूटन। अब ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर तो आएगा, लेकिन अगर मैं 9.8 न्यूटन को स्पेशल नाम दे दूं किलोग्राम फोर्स, अगर 9.8 न्यूटन को एक स्पेशल नाम दे दूं किलोग्राम फोर्स, तो वेट बोलना बहुत इजी हो गया कि जिसका मास 1 kg है, मैं बोलूंगा जी 9.8 का मतलब क्या है, 1 kgf। तो मैं बोलूंगा यार इस ऑब्जेक्ट का वेट है 1 kgf। अब जिसका मास 2 kg है तो उसका वेट वैसे तो 2 इंटू 9.8 सॉल्व करोगे 19.6 न्यूटन आएगा, लेकिन एक डायरेक्ट बोलने का तरीका भी है कि वेट कितना है जी, 2 kgf। यार निकालना निकुलना नहीं पड़ता, फिर निकालना नहीं, कैलकुलेट नहीं ना करना पड़ेगा, सीधा कोई बोलेगा यार इसका मास था 2 kg, वेट बताना, वेट 2 kgf। 3 वाले का कितना, 9.8 को क्या बोलना है, kgf। तो जिसका मास 3 kg है वो कितना हो गया उसका वेट यार, 3 kgf। अगर किसी का मास मान लो 2.8 kg होता, 2.8 kg, अब भैया कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा ना, जल्दी से बोलने का तरीका क्या है कि इसका वेट कितना हो गया, 2.8 kgf। तो मेरे ख्याल से kgf का मीनिंग समझोगे यार, kgf एक स्पेशल यूनिट ऑफ फोर्स है जो कि स्पेशली वेट मेजर करने के काम में आती है। kgf में बताना हो तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी उससे छुटकारा मिल जाता है, सीधा ही जो मास है उसके साथ क्या लगा दो, kgf लगा दो। अगर किसी का मास है 2.9252 kg तो उसका वेट कितना हो गया, 2.9252 kgf। ये इसका यूज है। सिमिलरली अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो, किसी ने बोला आपको कि यार मास है 1 ग्राम, ग्राम्स में दे दिया, अब आप वेट निकालोगे। अब वेट का फार्मूला तो m इंटू जी है, m इंटू जी है। अब बेटा अगर आपने मास ग्राम्स में यूज कर लिया तो आपको जी भी सीजीएस वाली यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राम तो सीजीएस यूनिट है ना। अगर आपने मास की वैल्यू सीजीएस में यूज की है, सीजीएस सिस्टम में यूज की है ग्राम, तो आपको वेट की वैल्यू भी जी की वैल्यू भी सीजीएस सिस्टम में चाहिए होगी और वेट भी किस में आ जाएगा, सीजीएस में आएगा। फिर से सुनो, मास था ग्राम में तो मास मैंने 1 ग्राम पुट किया। अब जब मास ग्राम में ले रहा हूं तो जी की वैल्यू भी, ग्राम सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस में लेनी पड़ेगी। अब सीजीएस में जी की वैल्यू अभी मैंने यहां पे कहीं लिखी थी, शायद मिटा दी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है।
तो इसलिए इसको मैंने बोला 980। तो ये सॉल्व करके 1 ग्राम इंटू 980 आंसर आ गया 980। लेकिन ध्यान से सुनना, मास किस में यूज किया? सीजीएस में, ग्राम। जी की वैल्यू कौन सी यूज की? सीजीएस वाली 980। तो भाई आंसर कौन सा आएगा? सीजीएस वाला। तो फोर्स है ना, ये फोर्स भी किस में आया? सीजीएस में आया ना। बात को समझो, जब तुमने मास सीजीएस में यूज किया, जी सीजीएस में 980 यूज की, तो आंसर भी तो सीजीएस में आएगा ना। तो ये जो आंसर आया ना 980, ये सीजीएस में आया है। और सीजीएस में यूनिट क्या होती है वेट की? इट इज डाइन। तो आंसर आ गया 980 डाइन। आंसर क्या आ गया? 980 डाइन। यानी 1 ग्राम मास जो है उसका जो वेट आएगा वो कितना आएगा? 980 डायन्स आएगा। हाँ, न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो वो इसको बाद में कर लेंगे हम, इंटू 10⁻⁵ कर दोगे वो न्यूटन में आ जाएगा। लेकिन बेटा सेपरेट रखते हैं। जब मास केजी में दे रखे हैं तो वेट न्यूटन में आ रहे हैं। जब मास ग्राम में दे रखा है तो पहले तो वेट किस में आएगा? डायन्स में आएगा, वो बाद में न्यूटन में कन्वर्ट करते रहेंगे हम। तो फिर से सुनो, अगर मास 1 ग्राम था, 1 ग्राम था, तो वेट कितना आया? 980 डाइन। अगर मास 2 ग्राम है तो वेट कितना आएगा? 2 इंटू 980 डाइन। अगर मास 3 ग्राम है तो कितना आएगा? 3 इंटू 980 डाइन। अब हमने बोला यार 980 को स्पेशल नाम दे दो। 980 को स्पेशल नाम दे दिया ग्राम फोर्स। 980 डायन को स्पेशल नाम क्या प्रोवाइड कर दिया? ग्राम फोर्स। अब फायदा क्या हुआ? जिसका मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम, उसका वेट कितना आया? 980 डायन। अब 980 डायन को क्या बोल दो? 1 ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट का वेट कितना आया? 1 ग्राम फोर्स। ऐसी 2 ग्राम अगर किसी का मास है तो उसका वेट कितना आ गया? 2 ग्राम फोर्स। अगर 3 ग्राम है तो 3 ग्राम फोर्स। अगर 3.24 ग्राम है तो उसका वेट आ गया 3.24 ग्राम फोर्स। फायदा हमें ये होता है ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स में कि हमें वो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वी कैन गिव डायरेक्ट आंसर। हाँ, अगर वो न्यूटन में मांगता है, अगर वो डायन में मांगता है, फिर तो बाद में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बट यहां पर हमें फायदा ये हो गया कि अगर 2 kg है तो बोलेगा वेट बताना यार 2 kg वाले का, बोल दे 2 kg है। बोलेगा 5 kg है, वेट बताना यार 5 kg है। बोलेगा 50 ग्राम है, वेट बताना 50 ग्राम फोर्स। 20 kg है, 20 kgf, 20 ग्राम है, 20 ग्राम फोर्स। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अच्छा देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, लोग पढ़ाते वक्त तो पहले दिन ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे। वो बच्चों को ग्राम फोर्स ही नहीं पता होता, किलोग्राम फोर्स ही नहीं पता होता, कंसेप्ट ही नहीं पता होता है क्या चीज़ है किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स। तो बेटा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई चक्कर नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक्स पकड़ते हैं, बेसिक्स ही पकड़ेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीटली ही क्या होगा आपका? बेसिक्स पे होगा। तो इसको नोट कर लो जरा। सो बेटा छोटी छोटी बेसिक बातें चली रही हैं आपकी। अब इसी में देखो मेन बातों पे जाएंगे। चैप्टर का नाम तो हमने रख रखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने किया था ना कैटेगराइज फोर्स के 2 पार्ट, एक लॉज ऑफ मोशन, एक फ्रिक्शन। अभी फिलहाल हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी लॉज ऑफ मोशन पे पहुंचते पहुंचते शायद टाइम लग जाए। पहले कुछ बातें जो बार बार आती रहेंगी उसमें, उसको डिस्कस कर लें यार सारी को। तो अभी छोटी छोटी बातों पे ही हैं, कई चीजें डिस्कस करते करते एक और चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। बेटा कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब ये भी आपने खैर सुना ही होगा कि व्हाट इज इनर्शिया? इट इज एबिलिटी टू अपोज एनी change of state,
बेटा ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना होने देने की एबिलिटी है। एबिलिटी एक तरह की प्रॉपर्टी है। देखो ये कोई नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, कि हर एक ऑब्जेक्ट में ये क्षमता है कि वो उसमें जो भी चेंज होने की कोशिश को करवा रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स, उसको अपोज करती है। अगर कोई रेस्ट पे है तो चाहती है कि वो रेस्ट पे रहे, जब तक कोई आकर उस पे एंड बढ़िया सा फोर्स नहीं लगा देता ना, तब तक वो रेस्ट पे बड़ी रहेगी। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इट विल टेंड टू मूव, वो मूव ही करने की कोशिश में लगा रहेगा जब तक कोई फोर्स लगाकर उसको रोक नहीं देता। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि उसी डायरेक्शन में जाता रहे, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए मोड़ना पड़ेगा उसको। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी है वो रेस्ट पे ही रहे। अगर कोई उसको रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेगा तो वो उसको अपोज करता है। और अगर कोई रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहने जाएगा, मोशन में है तो उसको रोकने की कोई कोशिश करता है तो वो उसको अपोज करता है। सो यार ये एक तरह की प्रॉपर्टी ही है, एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इनर्शिया इज एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। छोटी सी बात है, 3 टाइप का बेटा हो जाएगा। एक जिसको हम कह देंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे अभी हमने देखा। एक बेटा जिसको कहा जा सकता है इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बात होगी अपनी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट वाला मतलब रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, कोई भी चेंज को अपोज करेगा। मोशन वाला मोशन में रहने की, डायरेक्शन वाला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की करेगा। ओके, एक और बात यहां पे जो देखी जा सकती है बेटा जी, दैट इज कंसेप्ट ऑफ, कि जो कंसेप्ट नहीं, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स मास। सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। या जितना मास ज्यादा होगा उतना ही उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उतना ही उसकी स्टेट चेंज करने में फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है, हल्का सा ऑब्जेक्ट, उसमें बहुत कम इनर्शिया है क्योंकि उसका मास बहुत कम है, उसको थोड़े से ही फोर्स से उसकी स्टेट चेंज की जा सकती है। एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई ज्यादा इनर्शिया है नहीं, उसको कहेंगे चल हट, और ऐसे मोशन में हो जाएगा। हल्का सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको रोक लोगे। अब एक बॉल है, एक पेपर की बनी हुई बॉल है, पेपर वाली, उसको कोई मार रहा है, काफी स्पीड से आ रहा है। अब उसमें इनर्शिया कम है ना, मास उसका कम है, तो उसको कोई भी आके रोक लेगा और रुक। लेकिन अगर वही बॉल लेदर वाली होती या पत्थर ही होता है यार, अब वो आ रहा है सेम स्पीड से, अब उससे बचते फिरते हैं कोई लोग, क्योंकि पता है उसका मास ज्यादा है, उसमें इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ये पता ही होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मतलब ये भी देखना, इनर्शिया वाले कंसेप्ट को मिस नहीं कर सकते थे। 2-4 मिनट चलो इस पे भी हमने लगाए दिए। अब जो मेन बात आ रही है सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी आपने 9th क्लास में भैया पढ़ा होगा। तो अगला जो हम कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मेन चीज है भाई, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम, खैर पता होगा तुम्हें क्या चीज है,
9th में पढ़ा हुआ है, फिर भी वही बातें करते हैं डिस्कस। बेटा जो लीनियर मोमेंटम है, अच्छा इसका नाम हमने बोला लीनियर मोमेंटम, क्योंकि देखो मोमेंटम बेसिकली 2 टाइप का होता है। अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, तो ये बेटा 2 टाइप का है। एक जिसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम, और एक आगे चल के पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। एक होता है बेटा लीनियर मोमेंटम, एक आगे चलकर पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम बेटा अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट आएगा। अगर रोटेशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आएगा। आगे चल के हमने सर्कुलर मोशन वगैरह रोटेशनल मोशन भी पढ़ने, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। वो जब आएगा तो आएगा। फिलहाल वी आर डीलिंग विद लीनियर मोमेंटम, पूरा नाम इसका लीनियर मोमेंटम है। लेकिन इस चैप्टर के दौरान हम इसको अगर वर्ड मोमेंटम ही यूज करते हैं, इफ आई यूज द वर्ड मोमेंटम ओनली, बस मैंने वर्ड क्या यूज किया, मोमेंटम, तो आप समझ जाना किसकी बात चल रही है, लीनियर मोमेंटम की बात चल रही है। तो वैसे नाम तो इसका लीनियर मोमेंटम है। डिनोट इसको किससे करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जब आएगा तब आएगा, डिनोट किससे करते हैं वो भी तभी देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करते आपको। फिलहाल मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम है डोनेटेड बाय स्मॉल पी हो गया। अब अगली बात, ये मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम है क्या चीज बेटा। बेसिकली स्पीकिंग अगर मैं मोमेंटम की डेफिनेशन दूं आपको, तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगा कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली इट इज द मोमेंटम इज द मोशन contained in an object G. So what is momentum? It is motion contained in the object। कि ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कितना है। अच्छा हमने स्पीड नहीं बोला, हमने मोशन बोला। उसके अंदर मोशन यार, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या उसके अंदर मोशन कितना है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। डिनोट इसको किससे करते हैं, स्मॉल पी से बोल ही दिया मैंने। तो पहले मैंने बोला इट इज द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। अब अगली बात बेटा, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है कितना, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड या वेलोसिटी एज वेल एज इट्स मास। जो मोशन है ना उसके अंदर, वो दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। एक वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। अब मैंने बोला कि एक कागज की बॉल है, उसको बहुत जोर से फेंका। अब उसके पास स्पीड है, उसके अंदर जान जून नहीं है ज्यादा। वो दीवार पे लगेगी तो दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब उसके पास स्पीड तो थी, लेकिन कोई इतना ज्यादा उसके पास एनर्जी और इतनी ज्यादा मोमेंटम नहीं था। क्यों? क्योंकि मास उसका बहुत कम था। लेकिन अगर उसी स्पीड से एक पत्थर फेंका होता, वो दीवार पे जाके लगेगा, दीवार में भी खड्डा कर देगा। अगर प्रॉपर तरीके से लगा दिया उसको, तो दीवार पे भी क्या करेगा, थोड़ा सा जहां पे पड़ेगा ना वहां दबा देगा उसको, सीमेंट उतार के नीचे गिर जाएगा सीमेंट। और उसी स्पीड से कागज की बॉल मारोगे, उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। खुद खड़े हो जाओगे, माथा ऐसे करके ना, सर आगे कर दो, यहां पे कागज की बॉल लग जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, पत्थर पुत्थर के आगे मत करना, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, और मेजर कैसे करते हैं इसको, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड भी करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो कि मोमेंटम इज मेजर्ड एज, मोमेंटम इज
measured as the product of mass and velocity। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में इसको मेजर कर लिया जाता है। P से इसको डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से P इक्वल टू mv हो गया। मास की यूनिट kg होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए इसकी SI यूनिट क्या होगी? kg मीटर पर सेकेंड। मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 होती है, इसलिए इसकी डायमेंशंस हो गई mL-T-1। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर ही रहता है, इसलिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट शुड हैव सम डायरेक्शन। अब मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी ने डिसाइड करनी है, मास तो स्केलर है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी? मोमेंटम की मानी जाएगी। वेलोसिटी ने ही मोमेंटम को क्या प्रोवाइड करनी है? डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी था। मोमेंटम वेक्टर इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी? वेलोसिटी वाली ही होगी। तो ये मोमेंटम के बारे में बातें हैं छोटी मोटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं यहां पर देखूं मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है। अगर मास सेम है, अगर मास सेम है मतलब आप सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सेम ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, मास सेम है, तो अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे, मास सेम है, वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे तो मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर मैं किसी गिवन मास के लिए मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बनाता हूं तो वेलोसिटी इंक्रीज करने से मोमेंटम इंक्रीज करना है, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा रिजल्ट। वेलोसिटी इंक्रीज होने से मोमेंटम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। या अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट रखता हूं और डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस की बात कर रहा हूं सेम वेलोसिटी पर, सेम वेलोसिटी पर यहां पे बेटा क्या रखा मैंने? m कांस्टेंट रखा। देखो p इक्वल टू mv है ना, m कांस्टेंट रहेगा तभी p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v जाएगा ना। तो यहां पे m क्या रखा हमने? कांस्टेंट रखा। अगर v कांस्टेंट रख दे तो, अगर हम रखें यानी मास वर्सेस मोमेंटम, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लिए यार, मास अलग अलग वाले, सबको सेम वेलोसिटी दे दी, तो जिसका जितना मास ज्यादा होगा उतना ही मोमेंटम ज्यादा होगा। ये भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यहां पे क्या चीज है? v क्या कर दी हमने? कांस्टेंट कर दी। ठीक है। अच्छा अगर p कांस्टेंट रखना है, p को क्या रखना है? कांस्टेंट। की मोमेंटम कांस्टेंट रखना है। देखते हैं मास और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आती है। अब p इक्वल टू एम वी है, यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाय v इज इक्वल टू p बाय m हो जाएगा। अगर p कांस्टेंट रखोगे तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। अब v वर्सेस मास ग्राफ बनाओगे तो बेटा यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में ग्राफ कुछ ऐसे बनता है जिसको हम हाइपरबोलिक ग्राफ कह देते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब। इसके बाद फिर हम आ रहे अपने अगले टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और फिर वही बात कि जो न्यूटन के लॉ हैं वो 9 से 11th में आकर कोई चेंज नहीं हो जाने वाले, कि 9 से 11th में आके लॉज चेंज होगा, वही होंगे, हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा।